हेलो बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको गोलीय दर्पण और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा दिया था। अब इसमें आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, ये अपन को पढ़ना है। चिन्ह परपाटी, तो चिन्ह परपाटी ये क्या होगी? तो चिन्ह परपाटी में होती है कि जब कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल या अवतल, वस्तु को हमेशा उसके बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है और दो दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब को स्थिति ज्ञात करने के लिए या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, U, V और F के मान जो होते हैं वो उनके चिन्हों के आधार पर रखकर स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो इसके लिए चिन्ह परपाटी की आवश्यकता होगी, यानी चिन्ह परपाटी हमको आना चाहिए। क्या होती है चिन्ह परपाटी? तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसके बाद ध्रुव P से प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी मापी जाएगी। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो पहली कंडीशन में ये होगा, दर्पण पर प्रकाश कहां से? बाईं ओर से, या ये कह सकते हैं कि दर्पण पर प्रकाश जो होगा वो बाईं ओर से आपतित किया जाता है। तो वस्तु कहां रखी होगी? बाईं ओर। वस्तु को कहां रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं और दूरी मापी जाएगी ध्रुव से। तो पहली स्थिति ये हो जाएगी कि वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात प्रकाश किरण बाईं ओर से डाली जाती है। समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं वो सब कैसी होंगी? धनात्मक। और प्रकाश, जैसे मान लो प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, तो प्रकाश के चलने की दिशा में अगर दूरी मापी जाए, यहां से दूरी अगर इस दिशा में मापी जाती है, तो इस दिशा की दूरियां जो होंगी वो धनात्मक होंगी। ठीक। और प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, दूरी अपन इस दिशा में मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगी। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो इस दिशा में दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। चौथा पॉइंट होगा, चौथी कंडीशन होगी कि वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर कैसी होगी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वस्तु या प्रतिबिंब है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई धनात्मक होगी। और यदि मुख्य अक्ष के नीचे है तो फिर वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये ध्यान रखना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर हम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अब U, V, F के मान यदि ज्ञात हैं तो हम उससे इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। वैसे इनका जो सूत्र है वो होता है 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। जहां U ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है, V ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है और F दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये इनमें संबंध होता है, ये कहलाता है दर्पण का सूत्र। चाहे दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो दोनों दर्पण के लिए ये सूत्र होता है।
ऐसे ये प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको संबंध निकलवा देता हूं। कैसे होगा ये संबंध? तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, इसका अपन चाहे तो निगमन भी कर सकते हैं, इनमें संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान लें कि ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष ध्रुव, इस पर कोई वस्तु स्थित है, मान लो वस्तु ओ डैश है, तो निश्चित है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगे, और जो प्रकाशित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये भी अपन ने पढ़ा था प्रतिबिंबों के बनने वाली स्थिति में, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। बिंदु, मान लो प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है वस्तु से, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब खींच दे, ये मान लो एन लंब है, ठीक। ये देखो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये हो जाएगी PO इक्वल -U, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में। ये देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र PC -R, वक्रता त्रिज्या होगी। PI प्रतिबिंब है, सो ये होगा कितने के? -V। PF इसकी फोकस दूरी, ये होगी -F। तो सब प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में है, क्योंकि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, दूरी अपन लोग इस दिशा में माप रहे हैं, तो ये सभी ऋणात्मक होंगे। अब इसमें देखो एक त्रिभुज तो जीवन रहा है, त्रिभुज O डैश C है, और एक है त्रिभुज I डैश C या CI डैश। तो इनके देखो ये कोण बराबर होंगे, तो ये कैसे होगा? समकोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लें अपन, समकोणिक त्रिभुज कौन कौन से हैं? O डैश C और त्रिभुज CI डैश, इसको लेके हल करें। तो दोनों समरूप त्रिभुज हो गए, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो समरूपता की प्रमेय लग जाएगी। समरूपता की प्रमेय क्या होगी? किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों की, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो अपन ले लेंगे O डैश अपॉन I डैश इक्वल, अब जे ले लो कितना है ये? CO अपॉन ये कितना है? IC। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण A। अब इसी प्रकार देखो एक त्रिभुज जे बन रहा है, जे और जे, ये भी समरूप है, तो त्रिभुज किसको ले लें? अब तो एक जे है I डैश F है त्रिभुज, और ANF, तो त्रिभुज I डैश F और त्रिभुज ये भी समकोणिक है ANF में, तो इसको ले लें दो त्रिभुजों को। तो इन त्रिभुज में फिर वही समरूपता की प्रमेय लगेगी, तो इसको ले लो AN अपॉन I डैश, AN अपॉन I डैश इक्वल जो हो जाएगा FN होगा या NF, तो NF अपॉन FI। अब देखो चूंकि जब इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब डालेंगे, तो N जो बिंदु P के समीप होगा, कैसा होगा? बिंदु P के समीप होगा। दूसरा देखो AN ये समांतर रेखाएं हैं, तो निश्चित है O डैश
और ए एन बराबर होंगे। तो पहले इनको बदलने पर, चूंकि ए एन इक्वल ओ ओ डैश, तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन आई आई डैश इक्वल एन एफ अपॉन सॉरी इसको बदलना, ए एन बराबर ओ डैश अपॉन एफ आई। तो ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, 1 व 2 से। तो दो इनकी तुलना करें तो लेफ्ट हैंड साइड इनके बराबर है। देखो ओ डैश अपॉन आई आई डैश, इसमें ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर है, तो निश्चित है इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिख सकते हैं, 1 व 2 की तुलना करने पर, तो इनकी तुलना कर दें। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये आएगा CO अपॉन IC इक्वल NF अपॉन FI। अब चूंकि इसमें देखो FNF ध्रुव, जो बिंदु N है वो ध्रुव P के समीप होगा, तो इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु N ध्रुव P के समीप है। जब समीप है तो फिर NF इक्वल PF, इसलिए NF इक्वल PF ये हो जाएगा लगभग इसके बराबर होगा। जब बराबर है तो फिर इसकी जगह PF रख दें, तो ये होगा CO अपॉन IC इक्वल PF अपॉन FI। अब इसमें देखो CO, तो देखो CO है ये, लेकिन अपन को ये मान पता नहीं है पता? तो बच्चों ये मान पता है, नहीं है पता। तो बच्चों क्या करेंगे कि इसका मान पता है अपन को, इसका पता है, इसका पता है, तो इसमें से इसको घटा दें तो ये बच जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर इसमें से इसको, तो इतना बचेगा, तो उसी का CO का मान निकल आएगा वो। तो CO बराबर लिख सकते हैं अपन PO माइनस PC। सो ये होगा PO माइनस PC अपॉन, अब IC का मान भी पता नहीं है, तो बच्चों क्या करेंगे, PC का मान पता है अपन को, PI का मान पता है, तो इस PC से PI को घटा दें तो लिखेंगे PC माइनस PI इक्वल PF ये पता है अपन को, FI ये नहीं पता, लेकिन PI और PF का मान पता है। तो PI से PF को घटा दे तो ये बचेगा FI बचेगा, इसमें से इसको घटा दे, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन PF अपॉन FI। सो ये होगा PI माइनस PF, ये लिख सकते हैं। अब इनके मान रख दो, ये मान अपन को सब पता है, ये मान अपन लोगों को दिए हैं, तो ये मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना है PO, देखो माइनस U, चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस PC माइनस R अपॉन PC माइनस R माइनस PI माइनस V इक्वल PF माइनस F अपॉन PI माइनस V माइनस PF सो माइनस F। अब जो माइनस U माइनस माइनस प्लस R अपॉन माइनस R प्लस V इक्वल माइनस F अपॉन माइनस V माइनस माइनस प्लस F। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से गुणा कर दे बच्चे, गुणा तो क्या होगा, देखो जब इसमें गुणा होगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस,
यू भी। इसमें होगा नहीं, अभी नहीं, एक काम करो, इसका गुणा अभी नहीं करो, अभी आर का मान रख दो एफ के पदों में। देखो ये अपन जानते थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो निश्चित है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। तो चूंकि आर इक्वल टू एफ, सो ये होगा माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो माइनस माइनस प्लस यू भी माइनस 2f भी माइनस एफ यू माइनस 2f स्क्वायर इक्वल। अब देखो माइनस का वही प्लस आएगा, प्लस सॉरी, अब इसका गुणा करो, सो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस में होगा माइनस एफ, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये माइनस के एफ भी, सो इधर आएगा सो प्लस का, सो माइनस 2f भी से प्लस का एफ भी चला जाएगा, सो बचेगा एफ भी। तो यू भी माइनस 2f भी, और ये हो गया कितने की माइनस, सो ये एक तो चला ही जाएगा इसमें से, और एफ यू इक्वल 0। अब पक्षांतर कर लो इनको, चाहो तो इनको पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, देखो यू भी इक्वल एफ बी प्लस एफ यू, इस तरफ आए, इस पूरे में दे दो यू भी एफ से भाग, यू भी एफ से भाग देने पर, तो इस पर जब यू भी एफ से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें यू भी एफ से भाग देंगे सो बचेगा एफ, सो 1/f इक्वल कितना होगा। अब देखो एफ भी में भाग दें अपन, तो एफ भी में भाग देने पर कितना होगा, भी एफ कट जाएगा 1/u प्लस एफ यू में भाग देंगे सो एफ यू कैंसिल, बचेगा 1/v। तो या तो इतना लिख दो या फिर इसको पलट के, तो 1/, पलट के लिख रहे 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f, या इस तरह जैसा लिखना हो। तो ये संबंध होगा दर्पण के लिए u भी f में, तो u भी f में ये संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का निकाल सकते हैं, वो भी इतना ही होता है। तो वैसे ये सिलेबस में प्रूफ नहीं है इसका, केवल अपन को सूत्र याद रखना है, लेकिन मैंने बता दिया ये काम आएगा आगे। ठीक, चलो कल अपन पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन और उससे आगे। ठीक है, धन्यवाद।